चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं भारत में हो रहे वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण के एक ऐतिहासिक और विशाल पैमाने की। देखिए, यहाँ बात सिर्फ कुछ 100 करोड़ की नहीं हो रही, बल्कि एक अभूतपूर्व मल्टी ट्रिलियन डॉलर बूम की हो रही है, जो सच में भारतीय बाजार की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। और स्क्रीन पर दिख रहा ये विचार इस मुद्दे को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। प्रोफेसर जॉन एडमंड्स कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थ यानी वित्तीय संपत्ति की कोई आखिरी सीमा नहीं होती। जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे वेल्थ क्रिएशन अनंत तक जा सकता है। और सच कहूं तो यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जो भारत के इस तेज इकोनॉमिक मोमेंटम को समझने के लिए बिल्कुल सही नजरिया देता है। अब जरा इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। पिछले 17 सालों में भारत की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से 4 गुना बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन रुकिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि अगले 17 सालों में इसके वापस 4 गुना बढ़कर 16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एक ऐसा विशाल पैमाना है जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मल्टी ट्रिलियन डॉलर का अवसर, फिर हम देखेंगे इस ऐतिहासिक वेल्थ क्रिएशन युग को, उसके बाद टॉप वेल्थ क्रिएटर्स का विश्लेषण और आखिर में 2026 के लिए वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली बेहद मजबूत हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मल्टी ट्रिलियन डॉलर का अवसर जो ग्लोबल और भारतीय समृद्धि के नए द्वार खोल रहा है। अब देखिए, जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है ना, वो है इक्विटी का दबदबा। दुनिया भर में लोग पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो रहे हैं। अगर हम मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के डेटा को देखें तो दुनिया की कुल 570 ट्रिलियन डॉलर की हाउस होल्ड फाइनेंशियल वेल्थ में इक्विटी का हिस्सा सबसे बड़ा है। करीब 41% संपत्ति इक्विटी में है, जो कैश और बैंक डिपॉजिट्स यानी जो सिर्फ 25% हैं, उसको कहीं पीछे छोड़ देती है। ये डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि आजकल असली वेल्थ क्रिएशन आखिर हो कहाँ रहा है। और ये सब काम कैसे करता है? ये वेल्थ इफेक्ट लूप इस पूरी प्रोसेस को बड़ी आसानी से समझाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी अमीर होती है, वेल्थ इफेक्ट शुरू हो जाता है। मतलब लोगों के पास खर्च करने और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा आता है। इसका सीधा असर जमीनी स्तर पर होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और तेज हो जाती है। और फिर इससे मार्केट में और भी ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ बनती है। ये एक ऐसी साइकिल है जो लगातार चलती रहती है और संपत्ति को बढ़ाती रहती है। अब आते हैं भाग 2 पर, ऐतिहासिक वेल्थ क्रिएशन का युग, जहां हम 2020 से 2025 के बीच भारतीय बाजारों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को समझेंगे। अब अपना पूरा ध्यान भारत पर लगाते हैं। 2020 से 2025 का समय इंडियन मार्केट्स के लिए कोई मामूली समय नहीं रहा है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, सच में चौंका देने वाले हैं। महामारी के एकदम निचले स्तर से शुरू होकर टॉप 100 वेल्थ क्रिएटर्स ने मिलकर मार्केट में 148 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति जोड़ी है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि संपत्ति निर्माण की ये दर 38% रही है, जो कि बीएसई सेंसेक्स के 21% रिटर्न को भी आराम से पीछे छोड़ देती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। हमारा तीसरा भाग, टॉप वेल्थ क्रिएटर्स का विश्लेषण, जहां हम सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स पर बात करेंगे। अब तक हमने जो मैक्रो नंबर्स देखे वो बेशक बहुत विशाल थे, लेकिन इस ऐतिहासिक उछाल के पीछे आखिर किन कंपनियों का हाथ था? अगर हम मार्केट के इन सबसे बड़े दिग्गजों को देखें तो सबसे ऊपर नाम आता है भारतीय एयरटेल का, जो भारत का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनकर उभरा है। सोचिए, भारतीय एयरटेल ने इस दौरान लगभग 8 ट्रिलियन रुपए की चौंका देने वाली संपत्ति जोड़ी है। और ठीक इसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे नाम हैं, जिन्होंने इस लिस्ट में अपना भारी दबदबा बनाया हुआ है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो है आकार और गति, यानी साइज और स्पीड के बीच का फर्क। देखिए, जहां भारतीय एयरटेल ने एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा संपत्ति जोड़ी, वहीं सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर का ताज बीएसई को मिला।
बीएससी ने एक छोटे मार्केट कैप के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 124% का विस्फोटक कंपाउंड एनुअल रिटर्न देकर ये साबित कर दिया कि जोरदार ग्रोथ के लिए शुरुआत से ही साइज का बड़ा होना जरूरी नहीं है। अब जरा बात करते हैं कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL ने इस कैटेगरी में वाकई शानदार प्रदर्शन किया है। इसे बेस्ट ऑलराउंड वेल्थ क्रिएटर का ताज पहनाया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि HAL ने डिफेंस सेक्टर में आए उछाल का पूरा फायदा उठाया और लगातार 5 सालों तक निफ्टी इंडेक्स को पछाड़ते हुए 75% का टोटल रिटर्न दिया। ये इस बात का सबूत है कि जब एक मजबूत सेक्टर और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलते हैं तो क्या कमाल हो सकता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से पर, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स 2026, जहां हम इन विश्वसनीय कंपाउंडर्स के जरिए आगे की मार्केट को समझेंगे। बीते हुए कल के इन शानदार वेल्थ क्रिएटर्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हमारी नज़र आज और आने वाले कल पर है। एक बड़ा सवाल उठता है कि किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आखिर बनाता क्या है। देखिए, ये सिर्फ उसके शेयर की कीमत से तय नहीं होता। इसके पीछे 4 मुख्य पिलर्स होते हैं। पहला, एक ठोस फाइनेंशियल हेल्थ। दूसरा, हर साल आने वाली रिलायबल इनकम। तीसरा, बिल्कुल ना के बराबर कर्ज। और चौथा, एक ऐसी मैनेजमेंट टीम जो कंपनी को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखती हो। जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है ना, तो यही खूबियां आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक ढाल का काम करती हैं। तो चलिए 2026 के लिए सबसे मजबूत मानी जा रही इन 10 शानदार कंपनियों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में ITC से लेकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HDFC बैंक और TCS तक शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक सेक्टर की लिस्ट नहीं है। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही बैलेंस्ड मिक्स है जो आने वाले कल के पोर्टफोलियो के लिए एक बेहद मजबूत बुनियाद तैयार करता है। आइए इन कंपनियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले FMCG सेक्टर में ITC ने सिगरेट बिजनेस से अलग हटकर अपनी पहचान काफी मजबूत की है। इसका असर यह है कि इनके पास बेहतरीन कैश फ्लो है और कर्ज ना के बराबर। वहीं दूसरी तरफ सरकारी डिफेंस कंपनी BEL मेक इन इंडिया की लहर पर पूरी तरह सवार है। रडार और एवियोनिक सिस्टम्स में इनके पास जो करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, वो आगे की कमाई को काफी हद तक सिक्योर कर देते हैं। अगर बैंकिंग और ऑटो सेक्टर की बात करें तो HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक ने अपनी बैलेंस शीट की अच्छे से सफाई कर ली है, यानी उसे काफी मजबूत बना लिया है। ये बैंक्स आज डिजिटल सर्विसेज और क्रेडिट ग्रोथ में सबसे आगे खड़े हैं। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जलवा बरकरार है। मजबूत ग्रामीण मांग और ट्रैक्टर सेल्स की वजह से ये कंपनी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में अपना ग्लोबल दबदबा बनाए हुए है। और ये मजबूती दूसरे सेक्टर्स में भी बिल्कुल साफ झलकती है। टाटा ग्रुप की ट्रेंड ने फैशन रिटेल में जो जबरदस्त विस्तार किया है, वो काबिले तारीफ है। टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल्स के जरिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। टेक की दुनिया में TCS लगातार AI और क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस करके आगे बढ़ रहा है, जबकि अपोलो हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ते मरीजों की बेहतर सेवा करते हुए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से लीड कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। संपत्ति का अगला ट्रिलियन आखिर कौन सी कंपनियां बनाएंगी? आज हमने देखा कि कैसे भारत वेल्थ क्रिएशन की एक असाधारण यात्रा से गुजर रहा है और कैसे कुछ चुनी हुई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इस ग्रोथ का इंजन बनी हुई हैं। आने वाले वक्त में इस मार्केट की तस्वीर कैसी होगी, ये देखना सच में बेहद रोमांचक होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इन आंकड़ों और ट्रेंड्स के जरिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में आपको जरूर मदद मिली होगी।